हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। जो ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए साथीगण आज से आप सभी के लिए मॉक टेस्ट नंबर शुरू किया हूं। तो साथीगण आइए मॉक टेस्ट नंबर 1 में चर्चा करते हैं कि 2018 और 2022 के पेपर में किस तरीके से दोस्तों जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था। और हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन उसके एक्सप्लेन आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, लेकिन साथीगण अगर इस क्लास की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो साथीगण हमारे इस चैनल के ही नाम पे जोश एग्ज़ाम मैग्नेट जाके दोस्तों वहाँ पे आप पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों क्लास अपडेट ले सकते हैं और कोई भी दोस्तों नोटिफिकेशन हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, सभी चीज़ों का दोस्तों वहाँ समाधान है। तो साथीगण एक बार जाके वहाँ से ज़रूर जुड़िएगा। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके ग्रुप डी में किस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथीगण पहला क्वेश्चन है कि एंथोरियम जो महोत्सव में किसानों और जो फूलों और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली मनाया जाता है, तो बेसिकली कौन से राज्य में एंथोरियम उत्सव मनाया जाता है, बेसिकली क्वेश्चन का ये पूछना है। तो साथीगण इस क्वेश्चन का तो बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 जो कि सही आ जाएगा कि मिजोरम में दोस्तों आपके एंथोरियम महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन साथीगण केवल एंथोरियम उत्सव से जानने से नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आइए जितने भी राज्य के इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में फेस्टिवल पूछे जा सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि असम के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, तो उसमें से बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। आपके एग्जाम में ये कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है। बिहू कटाई के मौसम के अंत का एक प्रतीक है। बिहू 3 महत्वपूर्ण जो कि असमिया त्योहारों का एक बेसिकली समूह है। अप्रैल में रंगाली बिहू या फिर बोहाग बिहू मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगाली बिहू या बोहाग बिहू बेसिकली कब मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है। तो साथीगण अप्रैल महीने में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि अक्टूबर में कोंगाली या कटी बिहू, ये दोनों पॉइंट दोस्तों आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्लास खत्म हो जाए एक बार रिवीजन कर लीजिए, या तो दोस्तों पीडीएफ से रिवीजन कीजिए। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल में रोंगाली या बोहाग बिहू, अक्टूबर में कोंगाली या कटी बिहू, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि जनवरी में बेसिकली भोगाली या माघ बिहू, ये 3 महीने का दोस्तों नाम याद रखना है। जनवरी में भोगाली या माघी बिहू आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर साथीगण मैं मणिपुर के कुछ त्यौहार की बात करूं, तो उसमें से लाई हरोबा बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों आइए लाई हरोबा के और भी इनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कांग महोत्सव, संगाई महोत्सव, कूट महोत्सव और चेरा आयोग महोत्सव। ये जितने भी दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। अगर दोस्तों मैं नागालैंड के कुछ फेस्टिवल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर मैं बात करूं कि हॉर्निबल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, नागालैंड से कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेक्रेनई महोत्सव ये भी आपके बेसिकली नागालैंड से है। तसुनी और एआंगो और जो कि आपके नेक्योनलेम, जो बेसिकली ये जितने भी बेसिकली हॉर्नबिल, सेक्रेनई और आपके तसु सेनी, ये बेसिकली 3 बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली नागालैंड के। एटलीस्ट दोस्तों ये याद करके जाना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 1967 में भारत की क्या बोल रखा है, आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था। साथीगण अगर आपको क्वेश्चन और विथ एक्सप्लेनेशन अगर आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से साथीगण मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना। यार बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, है ना। और साथीगण अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको चाहिए तो साथीगण वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना। हर एक दिन हर एक मॉक दोस्त आपके लिए ग्रुप डी, एनटीपीसी के लिए, और साथ ही अभी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है, होगा दोस्तों, उसी के लिए हर एक दिन एक जो कि टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्लास जो मैं आपको दे रहा हूं, जो कि आप इसी वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो उसमें से बोल रखा कि 1967 में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची में बेसिकली कौन सा जोड़ा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली सिंधी आ जाएगा। आइए दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इस स्लाइड में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बेसिकली 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि भाग आपके 17 जो बेसिकली 343 से लेकर 351 तक भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भाग में आपके भारत के जो आधिकारिक भाषा
के बारे में वर्णन किया गया है? तो बेसिकली भाग 17 आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच। अगर साथीगण में बात करूं कि मूल में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया था, तो 14 भाषाओं के संविधान में उल्लेख किया गया था, लेकिन बाद में कई संशोधन हुआ था, उसमें से फिर जाके जोड़ के टोटल 22 भाषा किया गया था। लेकिन दोस्तों आइए कौन कौन से ऐसे संशोधन हुआ था जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं बात करूं कि 21वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में बेसिकली सिंधी भाषा जोड़ा गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन दोस्तों आपको संशोधन भी याद रखनी है कि 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना 1967 के ही तहत दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1992 बेसिकली 71वां संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, बेसिकली जो नमक कहते हैं ना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत अगर मैं बात करूं तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये जोड़ा गया। और टोटल दोस्तों बेसिकली वर्तमान में 22 भाषाओं का हमारे संविधान में जिक्र किया गया। ये दोस्तों 3 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट मारिएगा। अगर क्वेश्चन ना पूछा जाना दोस्तों तो मेरे को कहना, हमेशा दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा किस समिति द्वारा की गई थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके स्वर्ण सिंह समिति के ही सिफारिश पे दोस्तों मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई थी। आइए दोस्तों और इसके बारे में कुछ जानते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1976 में ना, उसी के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान के भाग 4A में बेसिकली शामिल किया गया था। और दोस्तों हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में जिक्र किया गया। मौलिक कर्तव्य का अगर मैं विचार की बात करूं तो USSR से उधार लिया गया था। मूल रूप से कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत दोस्तों 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य बेसिकली कौन सा है। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के शिक्षा के बारे में दोस्तों कहा गया था, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक में अपरिवर्तनीय है, साथीगण स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। ये बेसिकली इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेन रहा। साथीगण अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे ना तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना दोस्तों। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा दोस्तों तो इसी तरह से जब तक एग्जाम ना आ जाए मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगा हर एक दिन दोस्तों, है ना। इसी तरह से एक्सप्लेन करा के दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों ये आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो भारत के राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। आइए दोस्तों इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था इसके रिलेटेड से। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसे CJI को संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बनेगा कि 124(2) के तहत दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपके एग्जाम में पूछे जाने की इतनी संभावना है। अगला पॉइंट है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद की जाती है जैसे कि वह आवश्यक समझा जाता है। साथ ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय से अन्य न्यायाधीशों से किया जाता है। लेकिन बेसिकली ये पॉइंट केवल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि 124 खंड 2 के तहत ही दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये आर्टिकल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान की सीमा बेसिकली कितनी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आपके एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है
जो हमें नहीं आता है, लेकिन साथीगण आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आपको भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्क्रीनशॉट मारिए, और क्लास खत्म हो जाए तो एक दो क्वेश्चन अगर आपको जो जो नहीं आए तो प्लीज़ दोस्तों एक बार उसे रिवीजन आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे की सारे दोस्तों आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने की कितनी संभावना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की अनुशंसा की थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली के बारे में कहा गया था, और बेसिकली 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे हुआ था। आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्त किया गया था, और बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति का बेसिकली नियुक्ति की गई थी बेसिकली 1957 में, और इस समिति के अध्यक्ष बेसिकली बलवंत राय मेहता हुआ था। और बलवंत राय मेहता समिति ने बेसिकली त्रिस्तरीय पंचायत राज की संरचना की गई थी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उसी तरह से 2 स्तरीय पंचायत राज का भी पूछा जाता है आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट बेसिकली त्रिस्तरीय पंचायत राज का आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये ग्राम स्तर पर पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, बेसिकली ये 3 जो कि स्तरीयों में बांटा गया था, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण की जो पौवा मक्का बेसिकली स्थित है और भारत में जो गुरुराचल पहाड़ी की चोटी पे स्थित है, जो कि ऑप्शन असम है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और केरल। और साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ तो बेसिकली असम आ जाएगा कि पौवा मक्का बेसिकली असम के राज्य में स्थित है। लेकिन साथीगण आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप डी 2022 के ये क्वेश्चन है, तो साथीगण आपको याद रखना है। हमेशा दोस्तों इस तरह से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भौतिकी भूगोल की कौन सी शाखा पृथ्वी के स्वरूप एवं संरचना की अध्ययन करता है, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि भू आकृति जो विज्ञान है ना, वही दोस्तों बेसिकली आपके पृथ्वी के स्वरूप एवं संरचना की अध्ययन करता है, जो बेसिकली आपको याद रखना क्वेश्चन नंबर आपके ऑप्शन के 1 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि पौधों की पत्तियां द्वारा तैयार किए गया भोजन जो फ्लोएम द्वारा पौधों के किस भाग तक पहुंचाया जाता है, ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, केवल बीज और वृद्धाशील भागों तक, केवल मूलों और फलों तक, केवल मूलों और बीजों तक, मूलों, बीजों, फलों और वृद्धाशील भागों के भंडारण पर। तो दोस्तों बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऑप्शन नंबर 4 आ जाए, क्योंकि जब पौधों की पत्तियां जब भोजन तैयार करते हैं ना दोस्तों, तो बेसिकली फ्लोएम द्वारा पौधे के मूलों तक पहुंचाया जाता है, बीजों तक पहुंचाया जाता है, फलों और वृद्धाशील भागों के तक पहुंचाया जाता है। आपको याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक उपयोग बेसिकली नहीं है, दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसे कागज के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसे जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो साथीगण इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आपके जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 में बोल रखा है कि जो 2 और 3 आपके जैसे कि कागज निर्माण के उपयोग में किया जाता है और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, इसमें से दोनों के दोनों दोस्तों आपके गलत आ जाएगा दोस्तों। केवल इसमें से एक ही सही है कि इसका उपयोग बेसिकली साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। आपको याद रखिएगा, हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपके एग्जाम में स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया तो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो पाचन की प्रक्रिया में किस एंजाइम को अपनी क्रिया के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, ट्रिप्सिन जो कि ऑप्शन दिया गया, पेप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। साथीगण अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो बेसिकली पेप्सिन आ जाएगा। जो पेप्सिन है दोस्तों पाचन की क्रियाओं आपकी एंजाइम है ना, उसी में दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में आवश्यकता होता है, जो पेप्सिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि भारत में उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान बेसिकली कितनी होती है, साथीगण ये क्वेश्चन आपके 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर
24 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। दोस्तों आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि कार्बन द्वारा दर्शाया गया जो श्रृंखला का गुण निम्नलिखित में से किस गुण को संदर्भित करता है। अगर मैं बात करूँ साथीगण कि इसका अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने वाली स्वयं संयोजकता क्षमता को विभिन्न अपरूपों के रूप में पाए जाने का गुण और स्वयं अब जो भ्रांसित होने के गुण। तो साथीगण हम बात करूँ कि कार्बन द्वारा जो दर्शाया गया श्रृंखला के गुण है ना, उसमें से बेसिकली परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने वाले स्वयं संयोजन क्षमता को संदर्भित करता है, जो आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अवधारणा को समझाने का प्रयास बेसिकली करता है तो भू आकृति विज्ञान, इतिहास और मानव विज्ञान और दर्शन शास्त्र। दोस्तों मैं ये लिख के दे देता हूँ, बहुत ऐसे मेरे साथीगण हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आएगा, लेकिन मैं साथीगण आपको डंके के चोट पे दे रहा हूँ कि इस क्लास के देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता रहेगा दोस्तों, जिसमें से ऑप्शन नंबर 2 इतिहास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि अवधारणा को समझाने का बेसिकली प्रयास आपके इतिहास के माध्यम से किया गया है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जिसमें से बहुत ऐसे मेरे साथीगण दर्शन शास्त्र या फिर भू आकृति विज्ञान क्वेश्चन का आंसर लगा के आएगा, जो आपके नंबर कटने की बहुत चांस है दोस्तों, लेकिन आपको याद रखना इस क्वेश्चन का बेसिकली इतिहास आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि बंगाल के जो नवाब बेसिकली सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में बेसिकली कब हारा था, तो 1757 में दोस्तों नवाब के जो सिराजुद्दौला बंगाल के बेसिकली नवाब थे, ये आके 1757 में हारा था। जो दोस्तों आप सभी को एक क्लास कैसा लगा दोस्तों, आज एक छोटा सा क्लास रहा दोस्तों। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना। अगले क्लास में दोस्तों थोड़ा और क्वेश्चन और एक्सप्लेन के साथ दोस्तों वीडियो को लाया जाएगा, है ना। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सबका थैंक यू सो मच दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपको एनटीपीसी का मॉक टेस्ट चाहिए तो दोस्तों इसी वीडियो सेक्शन में हर एक दिन अपलोड किया जाता है। साथीगण अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल के लिए टॉपिक वाइज क्लास चाहिए, चाहे जनगणना हो, चाहे आपके फेस्टिवल हो, चाहे आपके पंचवर्षीय योजना, सारे का सारा दोस्तों हर एक दिन हर एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाता है। तो साथीगण जरूर जाके देखिएगा और दोस्तों जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में जाके जुड़िएगा दोस्तों, वहाँ हर एक दिन आपकी पीडीएफ दिया जाता है। तो साथीगण आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।